नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत आज कक्षा 7 का विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और साथियों वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, वह प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक नहीं है। तो इनमें से कौन सा घटक है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। तो साथियों एक बात और मैं आपको बता देता हूं, इस प्रश्न पत्र के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर है वह आपको इस प्रश्न पत्र के अंदर ही मिल जाएंगे। आपको किन्हीं अन्य बुक के अंदर खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अगला क्वेश्चन है साथियों, सेकंड है, एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव कौन सा है वह आपको बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौ ऑप्शन हो जाएगा अमीबा। क्या हो जाएगा? अमीबा है वह एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, रेशम कीट पालन कहलाता है। तो रेशम कीट पालन क्या कहलाता है साथियों? तो इसका उत्तर है वह ऑप्शन हो जाएगा सेरीकल्चर कहलाता है। तो रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अगला है चौथा क्वेश्चन है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो जल धारण क्षमता सबसे अधिक कौन सी मिट्टी के अंदर होती है वह आपको बताना है। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन हो जाएगा मरण में मृदा में होती है। अगला क्वेश्चन है पांचवा प्रश्न है, तवसा द्वारा श्वसन करने वाला जीव है। जो यानी कौन सा जीव है जो तवसा द्वारा श्वसन क्रिया करता है वह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन हो जाएगा केंचुआ। तो केंचुआ एक ऐसा जीव है जो अपनी तवसा या चमड़ी के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, छठा है, पादपों में जल का परिवहन होता है। तो पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा जाइलम के द्वारा होता है। तो पादपों के अंदर जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। अगला है सातवां प्रश्न है साथियों, वह है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको इसके अंदर खाली जगह भरनी है। तो ये सारी की सारी खाली जगह भरी हुई है। देखो यहाँ पर लाल शब्दों के अंदर लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये सारे के सारे भरने हैं। तो पहली खाली जगह है आपकी, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसीलिए उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं साथियों? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। इसके अंदर आ जाएगा स्वपोषी। दूसरी खाली जगह है आपकी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है साथियों? यकृत है। क्या है? यकृत। इसके अंदर आ जाएगा यकृत। अगली खाली जगह है, अमीबा अपने भोजन का पाचन में करता है। तो अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा खाद्यदानी। क्या आ जाएगा? खाद्यदानी। साइड में देखो सारे के सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर, यही आपको इन खाली जगहों के अंदर भरने हैं। आपको इस प्रकार से प्रश्न पत्र के अंदर भरे हुए नहीं मिलेंगे। ये तो आपको याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीके सभी प्रश्नों के उत्तर भी हमने साथ में लिख दिए हैं। अगली खाली जगह है चौथी, रेशम फाइबर से बने होते हैं। तो रेशम फाइबर से क्या बने होते हैं? तो साथियों यहाँ पर आ जाएगा प्रोटीन। क्या आ जाएगा? प्रोटीन है वह रेशम फाइबर से बने हुए होते हैं। अगला है पांचवी खाली जगह है, ताप को डिग्री में मापते हैं। तो ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों? सेल्सियस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेल्सियस शब्द
आ जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां क्वेश्चन है, निबंध कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, वह आपको बताना है। पहला है, सूर्य से हम तक ऊष्मा संवहन प्रक्रम द्वारा आती है। तो ये बात बिल्कुल भी साथियों असत्य बात है। कैसी बात है? असत्य बात है। तो ये हो जाएगा असत्य। अगला है सभी ग्रह पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। तो साथियों ये बात बिल्कुल भी सत्य है। तो इसके अंदर आपको सत्य बताना है। अगला है, तीसरा है, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। तो ये भी बात सत्य है। तो इसके अंदर क्या है? सत्य हो जाएगा। अगला है चौथा है, प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 सेंटीग्रेड होता है। तो ये बात बिल्कुल भी साथियों असत्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो सामान्य ताप होता है वह कभी समान नहीं होता है। सभी का अलग अलग सेंटीग्रेड के अंदर ताप होता है। पांचवा है, सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। तो ये बात बिल्कुल भी साथियों असत्य है, क्योंकि जो सूती वस्त्र होते हैं वह गर्मियों के अंदर पहने जाते हैं, न कि सर्दियों जो कि सर्दी ऋतु के अंदर नहीं पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है साथियों, 9वां क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन है वह किसे कहते हैं? तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं या भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है साथियों, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। तो मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है वह आपको समझाना है। तो देखो, पवन, जल और जलवायु की क्रियाओं से सेलों चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 11वां है, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो रक्त है वह लाल रंग का क्यों दिखाई देता है वह बताना है आपको, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही जो खून है वह कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। तो इसके अंदर आपको विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों का नाम लिखना है। तो पहला प्रभाव है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव हो गया? पहला तापीय प्रभाव। दूसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसके अंदर एक तो हो गया तापीय प्रभाव और दूसरा हो गया चुंबकीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन है, अवतल और उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर लिखिए। तो इसके अंदर आपको उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के अंदर कोई दो अंतर बताने हैं। तो देखो, पहला अंतर है यहाँ पर उत्तल लेंस, इधर अवतल लेंस, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो उत्तल लेंस, ये लेंस किनारों की अपेक्षा 20 में मोटे होते हैं, लेकिन जो अवतल लेंस होते हैं ये 20 की अपेक्षा किनारों पर मोटे होते हैं। फिर आ गया उत्तल लेंस, ये वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं, लेकिन जो अवतल लेंस होते हैं ये सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है साथियों, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है। तो भूजल की जो पुनः पूर्ति होती है वो किस प्रकार से होती है, इसके बारे के अंदर आपको बताना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वर्षा जल, अन्य स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों का जल मृदा में से रिस कर भूमि के नीचे गहराइयों में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंत्य स्पंदनीय कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा रहे भौम जल की पुनः पूर्ति हो जाती
है। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन है। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन है 15वां, अपघटक किसे कहते हैं? इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए। ये वन में क्या करते हैं? पहली बात तो अपघटक किसे कहते हैं? अपघटक पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमन में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। तो उनके कौन कौन से वह आपको बताना है। एक तो है बैक्टीरिया और दूसरा है मशरूम, अब तक घटकों के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो अब देखो इन एक तो बैक्टीरिया है अपघटक और दूसरा है मशरूम है। अब देखो इनके कार्य क्या है। तो देखो इनके कार्य हैं, अपघटक वनों में उगने वाले पौधों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 है, वायु के संघटन को एक वृत्त रेखा द्वारा दर्शाइए। तो आपको इस प्रकार से इसका चित्र बनाना है। तो देखो इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वह 78% बताई गई है, जो अन्य गैस है वह 1% बताई गई है और ऑक्सीजन है वह 21% बताई गई है। आपको इस प्रकार से एक चित्र बनाना होगा। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को अंकित कीजिए। तो आपको किसी पुष्प का चित्र खींचना है, फिर उसके अंदर कौन कौन से जनन अंग है उनके बारे के अंदर बताना है। तो साथियों इसको एक बार आप ध्यानपूर्वक जरूर देख ले। जो ये प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर देखो आपको चित्र भी बनाया हुआ मिलेगा। तो साथियों आपने अभी तक वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां है। 18वां क्वेश्चन है, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको परजीवी व मृत जीवी के अंदर अंतर बताना है। तो देखो एक तरफ आपको लिख देना है परजीवी और दूसरी तरफ आपको लिख देना है मृत जीवी। तो पहला अंतर है दोनों में, परजीवी है ये अपना भोजन सजीवों से प्राप्त करते हैं और मृत जीवी ये भोजन मृत एवं विघटनकारी सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं। फिर देखो परजीवी है वह ये सामान्य तब परपोषी के ऊपर या भीतर रहते हैं, लेकिन जो मृत जीवी होते हैं ये हमेशा मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर रहते हैं। फिर देखो इनके उदाहरण है कौन कौन से परजीवी है। परजीवी है वह अम्ब्रेला, अमरबेल, जोंक, जू जैसे पादप है एवं परजीवी के प्रमुख उदाहरण हैं। मृत जीवी के उदाहरण है शत्रक या मशरूम भी कह सकते हैं। दूसरा है कवक आदि है जो मृत जीवी के उदाहरण हैं। पहली बात, परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी उसे कहते हैं जो किसी अन्य के ऊपर निर्भर रहते हैं, अपना जीवन जीने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां है। तो साथियों इन क्वेश्चनों के आपको आंसर नहीं बताए गए हैं, 2 क्वेश्चनों के। तो आप ये 2 क्वेश्चन हैं जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके उत्तर आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से जरूर ढूंढ ले। 19वां क्वेश्चन है, पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाइए। अथवा में प्रश्न है इसके अंदर, वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन है, ये आपके संग के होंगे जो निबंधात्मक प्रश्न है। कैसे निबंधात्मक प्रश्न हैं, तो आप इन्हें जरूर याद कर ले। अगला क्वेश्चन है, शैवाल किसे कहते हैं, इनका रंग हरा क्यों होता है। अथवा के अंदर प्रश्न है इसके अंदर, पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कि पादपों को नाइट्रोजन है वह कहाँ से प्राप्त होती है, थोड़ा विस्तार से लिखना है। कम से कम इन प्रश्नों के उत्तर आपको 110 व 120 शब्दों के अंदर लिखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, लास्टवा क्वेश्चन है जो 22वां है, अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको अमीबा का इस प्रकार से एक नामांकित चित्र बनाना है, फिर उनके अंदर आपको नाम भी लिखने हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ।
कि आपको ये चित्र है वो किस प्रकार से बनाना है। तो साथियों आप इसे ज़रूर देख ले और इस चित्र को बनाना भी सीख ले और इसके अंदर आपको इस प्रकार से नाम भी लिखने हैं साथियों। एक बार आप इसे ज़रूर याद कर ले साथियों। ये पेपर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों आप सभी के लिए। मैंने आपको पहले से भी बता दिया कि इस प्रश्न पत्र में से ये आपके जो वार्षिक एग्जाम होगा उनमें से ज़्यादा प्रश्न इसी प्रश्न पत्र में से आएंगे। इसके अंदर एक देखो अथवा के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रासिका में भोजन की गति किस कारण से होती है बताइए। तो आपको ग्रासिका के अंदर जो भोजन की गति होती है उसका क्या कारण है वह आपको बताना है। तो साथियों ये था आज का वार्षिक परीक्षा का पेपर। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। यदि आप इस पेपर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल ए स्टडी क्लासेज से ज़रूर जुड़ जाए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो साथियों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद साथियों, जय भारत।